तो नमस्कार दोस्तों, परमार्थ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है ईवीएस एनसीईआरटी की मैराथन क्लास होने वाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम संपूर्ण ईवीएस की क्लास को यहाँ पे रिवीजन करेंगे। खास करके उनके लिए महत्वपूर्ण है जिनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है, जिनके लिए पहली बार एग्जाम है, उनके लिए तो और भी खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्लास के बाद ये ईवीएस की आप लोग मैराथन क्लास की PDF आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न करा है, किस राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए ऊंट गाड़ी होती हैं जो कि रेत पर चल सकती हैं? तो पहला करा है हरियाणा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा करा है कि हमारा बिहार। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राजस्थान सही होगा। इसकी व्याख्या क्या है, इसकी विशेषता क्या है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, विशेषता के अंतर्गत बताया गया है कि राजस्थान की ऊंट गाड़ी की विशेषता है। इसके अंतर्गत यहाँ पे राजस्थान में राजस्थान क्षेत्र के लिए क्यों उपयोगी है? तो सबसे पहले राजस्थान के थार मरुस्थल में जहां रेत की टीले होते हैं वहां ऊंट गाड़ी आसानी से चल सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि कम पानी की आवश्यकता होती है, ऊँटों की कम पानी की आवश्यकता होती है। सभी लोग पढ़े क्लास 3 में है कि ऊँट एक ऐसी प्राणी है जो कि कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है, इसलिए सूखे और गर्म प्रदेशों के लिए उपयुक्त होते हैं। और तीसरा हमारा कह रहा है कि भार वाहन क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऊंट गाड़ी में भारी सामान और लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं और आ जा सकते हैं। चौथा हमारा कह रहा है कि सस्ता और सुलभ परिवहन है। यहाँ पे कह रहा है कि यह गांव में परिवहन एवं का एक किफ़ायती और पारंपरिक साधन है। नेक्स्ट कह रहा है कि पांचवा स्थानीय संसाधनों से निर्मित होती है। पहली तो बात यह है कि ऊंट गाड़ी लकड़ी और लोहे जैसे स्थानीय संसाधनों से बनी होती है, जिसका प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए करते हैं। तो ये थी आपकी ऊंट की विशेषता। रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये रेतीले स्थान पर बहुत ही अच्छे तरीके से दौड़ सकते हैं, पानी की कम आवश्यकता होती है और सस्ते और सुलभ होते हैं, क्योंकि ये गाँव के जो भी लकड़ी होते हैं कील लोहे से बनाई जाती हैं बैलगाड़ियाँ, और ये सामान एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में रेतीले स्थान पर मदद करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे बनता है दूसरा, आंध्र प्रदेश की रहने वाली, यहाँ पे डैश दिया है। डैश में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली वेट लिफ्टर जो हैं ये 130 किलोग्राम का तक भार उठा सकती हैं, या फिर कह सकते हैं वजन उठा सकते हैं। भारत के बाहर इन्होंने लगभग 29 मेडल जीते हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे, पद में थे। और ये कौन है? तो पहला करा मीरा बिचानू, जो कि आपका गलत है। कर्णम मल्लेश्वरी जो होंगी, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग देखते चलिएगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से देख कर समझ कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर क्लास के बाद आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा करा ललिता सेठ, चौथा करा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है और इनका योगदान क्या है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में अगर महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था ये 1 जून 1975 को हुआ था। स्थान जो है विजयनगर, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्हें किस पुरस्कार के लिए जाना जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार इनको कब मिला था? 1994 में मिला था। राजीव गांधी खेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1999 में मिला था। पद्मश्री कब मिला था? तो 1999 भी इनको मिला था। यानी 3 इनको मिली थी यहाँ पे पुरस्कार, जिसके अंतर्गत यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार और पद्मश्री, जो कि 1994 से लेकर 1999 के बीच में मिली थी। अगर उपाधि की बात किया जाए तो सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक, याद रखिएगा 2000 में, सन 2000 में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और नेक्स्ट करा कि यह ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। अगर वजन की बात किया जाए, कितने किलो के वजन में इन्होंने जीता था? तो 69 किलोग्राम के वजन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और नेक्स्ट करा कि ये प्रेरणा स्रोत के इनके बारे में बात किया जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी आज भी लाखों लड़कियों और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए जो खेल के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहती हैं। तो ये थे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न में बात करें, यहाँ पे गिजुभाई बधेका के बारे में, आप गुजरात में रहते हैं, वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। इन्होंने क्या किया है? अमित शाह के बारे में कहा है, जो कि गलत है। नरेंद्र मोदी, ये भी गलत है। गिजुभाई बधेका जो थे ये गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानी, खास करके ये किंडरगार्टन पद्धति के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने एक बाल मंदिर का भी निर्माण कराया था। इनके बारे में अगर विशेषता की बात करें तो क्या है इनकी विशेषता, इसको भी देख लेते हैं। बताया गया है कि ये कहाँ के थे? तो गिजुभाई बधेका गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के यहाँ पे चित्तवल गांव से थे। बच्चों के लिए ये कहानियाँ लिखते थे। गिजुभाई ने बच्चों की मानसिकता, रुचि और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ढेरों सारी कहानियाँ लिखी थी। अगर यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तकें की बात किया जाए तो दीवा स्वप्न है। ये बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कल्पनाशील कहानी है, जिसमें एक शिक्षक बच्चों को कैसे आनंदपूर्वक पढ़ा रहा है ये दिखाया गया है। जो इनकी प्रसिद्ध है पुस्तक, उसमें सबसे पहले आता है दीवा स्वप्न। यहाँ पे नेक्स्ट करा है हमारे यहाँ पे
कि इन्होंने शिक्षा को बोझ नहीं बल्कि आनंदमय अनुभव बनाने के लिए कहानियाँ लिखी थी, ताकि बालक खेल खेल में सीख सकें। कहानियों के माध्यम से बच्चों में नैतिकता, मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी, रचनात्मक सोच को विकसित किया। कहानियों की विशेषता क्या थी? सरल भाषा में लिखी गई थी ताकि बालक अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट का है कल्पना और यथार्थ सुंदर थे। जो भी कहानियाँ थी उसमें बालक कल्पनाओं के माध्यम से सोचता था कि मैं भी उसमें होता। नेक्स्ट करा कि नैतिक शिक्षा और आनंद। नैतिक शिक्षा यानी अपने समाज में किस प्रकार से रहना है और क्या गलत है क्या सही है, इस पर विचार करना। और यहाँ पे करा है पात्र बच्चों के जैसे होते थे, यानी जैसे भी पात्र होते थे बच्चे उसमें क्या होते थे, जिज्ञासु लेते थे, साहसी और चंचल होते थे, जिसके माध्यम से वो सीखते थे। अगर हम बात करें यहाँ पे करा कि मोघा बाल तथा यहाँ पे बाल गीत, सुनो बच्चों कहानी जैसे आदि इन्होंने लिखी थी। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया बाल व यहाँ पे मंदिर की स्थापना किया था। इन्होंने गुजरात में बाल मंदिर नामक यहाँ पे विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि भारत में बाल शिक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम निभाया था। और छठे की बात की जाए, इसकी विशेषता क्या है, तो इन्होंने मूँछ वाली माँ कहा जाता। याद रखिएगा, इन्हें मूँछ वाली माँ यानी ये बच्चों के माँ के समान थे। बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण करना, किस प्रकार से सिखाया जाता है इनको, इस प्रकार से इन्हें कहा जाता है। इनको उपाधि दी गई थी यहाँ पे मूँछ वाली माँ की। ये मारिया मांटेसी पद्धति से प्रभावित थे और इसे याद रखिएगा, उसे भारतीय परिवेश में लागू किया गया था, मारिया मांटेसी की पद्धति को। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें यहाँ पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा, करा कि डैश को चमकता सितारा यानी किसे चमकता सितारा यानी गर्ल्स स्टार कहते हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों को यहाँ पे असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। जैसे में प्रियंका सेठ, जो कि गलत है। अनीता कुशवाहा, राइट आंसर जाएगा अनीता कुशवाहा के साथ। जयललिता नहीं होंगी, सरोजिनी नायडू नहीं होंगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा दूसरे, अनीता कुशवाहा के साथ। इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं, इनकी योगदान क्या है उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पृष्ठभूमि और परिवार इनका क्या है, तो कह रहा है कि अनीता बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक छोटी सी गाँव में रहती थी। वह एक दलित परिवार से हैं जहाँ पढ़ाई की जरूरत नहीं माना जाता था। याद रखिएगा, ये दलित परिवार में थी, यहाँ जहाँ पे लोग मानते हैं कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते थे और उनकी जल्दी शादी कर दी थी। संघर्ष और शिक्षा की बात करें तो अनीता ने जिद करके स्कूल जाना शुरू किया। उन्होंने खुद खेतों में काम किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और अपनी पढ़ाई पर खर्च किया। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि उनके संघर्ष से उनके माता पिता का नजरिया बदला और बाद में उन्होंने अनीता का साथ दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण इन्होंने किया। कह रहा है कि एक बार अनीता ने गाँव में एक पोस्टर देखा जिस पर मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग का जिक्र था। इन्होंने यह प्रशिक्षण लिया और मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पांचवा प्रश्न, जो कि हाथियों से आपका श्योर है कि 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। कम से कम 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं हर साल। एक वयस्क हाथी एक दिन में डैश कितने पत्ते झाड़ियाँ खा जाता है, यानी कितने किलो पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है, तो 100 किलो ये क्या करता है पत्ते, या फिर इससे ज़्यादा खा सकता है। 50 kg भी नहीं होगा, याद रखिएगा, 150 kg नहीं होगा, 200 kg नहीं होगा। 200 kg इसका भार होता है एक वयस्क छोटे हाथी का बच्चा जो होता है उसका, यानी 2 कुंटल का होता है। यहाँ पे कह रहा है कि किलो पत्तियाँ खाता है तो 100 किलो यानी 1 कुंटल खा जाता है एक दिन में। अगर इसकी विशेषता क्या है इसके हाथी के बारे में तो उसको देख लेते हैं, अगर प्रश्न बने तो आप लोग भूले ना। कह रहा है कि सामाजिक और समझदार होता है। हाथी बहुत ही सामाजिक और समझदार जानवर होता है। ये झुंड में रहते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। यदि झुंड में कोई समस्या या बीमारी आ जाए तो साथी मिलकर, यानी बाकी साथी जो है मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। सूंड की विशेषता क्या है, सूंड हाथी का सबसे खास अंग है जिससे वह खाना, पानी पीना, सूंघना, यहाँ पे सूंघना और यहाँ पे उठाना जैसे कामों को कर लेता है। स्मरण शक्ति की अगर बात करें तो हाथियों की याददाश्त बहुत ही तेज होती है। वे रास्ते, आवाज़ें और लोगों के लंबे समय तक याद रखते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों है। संवाद करने की कला, हाथी आपस में गहरे यहाँ पे सुरों की आवाज़ से बात करते हैं जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता, यानी शांत माहौल से बात करते हैं। वे सुर और कान पैरों आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे के संकेत देते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक से अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया गया है कि इसकी विशेषता क्या है, तो सूंड हाथी का सबसे खास अंग होता है जो खाना पीना, ये तो आपने पढ़ लिया है। संवेदनशील माना जाता है। नींद की अगर बात करें हम तो नींद में ये पांचवा यहाँ बताया गया, बड़े बड़े कान होते हैं। हाथियों के बड़े कान और ठंडा रखने के लिए मदद करते हैं। वे अपने कानों को हिलाकर गर्मी से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे छठा करा है खाने की आदत, हाथी शाकाहारी होते हैं। वे दिन में कई किलो पत्तियाँ और घास खा जाते हैं, लगभग यहाँ पे 100 kg पत्तियाँ खा जाते हैं, छाल खा जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए सातवां करा है, नींद
नींद और आराम, यहाँ से प्रश्न बनेगा 2 से 4 घंटे, यहाँ पे 3 से 4 घंटे दिए जो कि करेक्ट है आपका। कहीं कहीं 3 से 4 या फिर 2 से 4 घंटे कहा गया, ये आपका सही होगा। हाथी बहुत कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। वे अक्सर खड़े होकर ही रहना पसंद करते हैं। अगर खाने की आदत की बात किया जाए तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे करा, वे दिन में कई किलो पत्तियां खा जाते हैं, लगभग 150 से 200 लीटर पानी पी जाते हैं रोज, अगर पानी से प्रश्न बनता है तो। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो याद रखिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करके छोड़ दीजिएगा पिन, उसे दूर किया जाएगा। नहाना और कीचड़ के लगाना, देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है नहाने और कीचड़ में रहने की। हाथी पानी में नहाना पसंद करते हैं, कीचड़ में लौटते हैं ताकि उनकी त्वचा ठंडी रहे, क्योंकि यहाँ पे कीड़े मकोड़े से बच सके। जीव काल का आकार याद रखिएगा, ये कितने वर्ष की इनकी जीवन काल होती है, तो हाथी का जीवन काल जो होता है यहाँ पे 60 से 70 वर्ष माना गया है, 60 से 70 होता है। यहाँ पे एशियाई हाथी की तुलना में अफ्रीका हाथी आकार में बड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इधर 10वां कर रहा है कि संरक्षण और उपयोग। हाथियों का शिकार उनके दांतों के लिए यहाँ पे अशुद्ध रूप से हाथियों के दांत के लिए किया जाता है। हाथी एक संरक्षित प्रजाति है जिन्हें बचाने के लिए कानून बनाए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में हाथियों का उपयोग यहाँ पे पर्यटन, त्योहारों और कामकाज के लिए भी किया जाता है। अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, यहाँ पे 7वें से देखिए जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उसी में से है। करा हाथी एक दिन में कितने घंटे सोते हैं, तो 2 से 4 घंटे आपको मिल जाएंगे, राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें 7वें पे, 7वां करा कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, हमने आपको बताया कि 200 kg होता है, जो कि आपके लगभग 2 क्विंटल होता है। क्विंटल तक कहीं दिया होगा, 300 क्विंटल नहीं होगा, 400 क्विंटल नहीं होगा, 500 क्विंटल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। एक वयस्क हाथी जो होता है 3 महीने का, या फिर कह सकते हैं 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है 200 kg होता है, यानी 200 किलोग्राम होता है, या फिर कह सकते हैं आप 2 कुंटल का होता है। अगर मधुमक्खियों से प्रश्न बनता है 1 नंबर का, तो कैसे बनेंगे, तो कह रहा है कि हर छत्ते में अंडे देने का काम नौकरानी यहाँ पे कौन सी मधुमक्खी करती है, तो पहला कह रहा है रानी मधुमक्खी, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नर मधुमक्खी नहीं होगा, शहद बनाने वाली मधुमक्खियाँ अलग होती हैं, कोई नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर रानी मधुमक्खियाँ होगी। मधुमक्खियों की विशेषता क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम सभी को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से सीखते हुए आगे चलेंगे। सामाजिक जीव है ये, याद रखिएगा, मधुमक्खी जो है सामाजिक जीव है। मधुमक्खियाँ झुंड में रहती हैं, प्रत्येक झुंड इनका होता है, प्रत्येक झुंड में रहते हैं और प्रत्येक झुंड होता है। रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं। रानी मधुमक्खी का काम केवल क्या होते हैं, रानी मधुमक्खी का केवल व केवल अंडे देना होता है। काम करने वाली मधुमक्खियों, वर्कर बेस छत्ता बनाने का, पराग इकट्ठा करने का भोजन करती हैं। जो वर्कर होती हैं, काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, छत्ता बनाती हैं, यहाँ पे पराग इकट्ठा करती हैं, भोजन बनाती हैं। पराग का मतलब होता है शहद। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नर मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की प्रजनन करती हैं। याद रखिएगा, जो नर मधुमक्खी जो होती हैं वो केवल अंडा देते हैं, जैसे में रानी मधुमक्खियाँ प्रजनन से करके यहाँ पे अंडे देते हैं केवल। नेक्स्ट करा छत्ता बनाना। मधुमक्खियाँ जो होती हैं मोम से यहाँ पे छत्ते के छोटे छोटे अष्टभुज, याद रखिएगा, अष्टभुज बनाते हैं, आकार से बनाती हैं, इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इसमें छोटे छोटे होंगे, इस प्रकार से ऐसे होंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे क्या करा है, नेक्स्ट करा है, ये संरचना बहुत ही मजबूत और वैज्ञानिक रूप से कुशल होती है। पराग की बात करें तो मधुमक्खियाँ फूलों के पराग एकत्रित करती हैं। जब वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो पराग स्थानांतरण होता है, और ये पराग मतलब ये फूलों पे एक जगह से बैठती हैं तो पराग उनके पैरों में लग जाता है, दूसरे फूलों में जाती हैं तो प्रजनन होता है। यह प्रक्रिया फसलों और यहाँ पे पेड़ों में फल और बीज बनने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे शहद उत्पादन के लिए बात करें, तो शहद उत्पादन के मधुमक्खियों फूलों में रस चूसती हैं और उसे छत से शहद के रूप में एक जमा करती हैं। यहाँ पे शहद में औषधीय गुण होते हैं, ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। अगर 5वें की बात करें, मेहनती और यहाँ पे अनुशासित यहाँ पे मधुमक्खियाँ बहुत ही मेहनती होती हैं। वे सुबह से शाम तक फूलों पर मंडराती रहती हैं और छत्ते का काम करती हैं। पर्यावरण महत्व इसका क्या है, मधुमक्खियों का, मधुमक्खियाँ प्राकृतिक यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बिना कई यहाँ पे फसलें उग ही नहीं पाती हैं, क्योंकि ये पराग नहीं हो पाते हैं। जैसे में अगर खतरे की बात करें तो कीटनाशक, प्रदूषण और पेड़ों की कटाई के कारण मधुमक्खियाँ की संख्या घट रही है। ये इसका संरक्षण आवश्यक है। देख लीजिए, जो पेड़ कट रहे हैं, यहाँ पे फूल पौधियों पे जो छिड़काव हो रहे हैं कीटनाशक, इसके कारण ये क्या है, इनकी संख्या कम हो रही है, विलुप्त हो रहे हैं। यहाँ पे सांप से अगर प्रश्न बनता है 1 नंबर का, तो हर साल बनता है। कह रहा है कि ये यहाँ पे दांत नुकीले होते हैं, इनके दांत नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। जैसे में सांप, मेढक को भी सांप खा जाएगा, छिपकली को भी खा जाएगा, शेर को तो नहीं खा पाएगा। शेर यहाँ पे मेढक छिपकली नहीं खाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सांप सही होगा। अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के, तो देखते हैं क्या कर रहा है। सांप रेंगने वाला जीव है, इतना याद रखेगा। सर्पसीप का प्रजाति है, रेंगने वाला। ये अपने शरीर को लहरा कर रेंगते हैं। इसके पैर नहीं होते हैं, लेकिन शरीर की मांसपेशियों से चलने में सक्षम होते हैं। अगर भोजन की बात किया जाए तो सांप मांसाहारी होते हैं। वे मेढक, चूहे, छोटे पक्षी अंडे को खा जाते हैं।
नेक्स्ट बात किया जाए तो ये शिकार को निगलते नहीं, चबाते नहीं, निगल जाते हैं। कह रहा है कि त्वचा की बात किया जाए, त्वचा जो है ये केचुली की तरह होती है। सांप की त्वचा पर छोटे छोटे चमकीले सल्क होते हैं। वे समय समय पर अपनी त्वचा जो है केचुली को बदलते रहते हैं। इससे ये क्या होते हैं, यहाँ पे मोलसल कहलाते हैं। मतलब क्या है कि ये छोड़कर फ्री हो जाते हैं। ये इनकी वृद्धि और सफाई के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की जहरीले की बात करें, किस प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं, जहरीले और यहाँ पे गैर जहरीले सांप। भारत में सांपों की संख्या लगभग 270 है। अगर प्रश्न बनता है कितने प्रकार के यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं सांप के, तो 270 पाई जाती हैं। इनमें से केवल 4 से 5 प्रजातियाँ जो होती हैं जहरीले होते हैं, जैसे में कोबरा हो गया, करैत हो गया, यहाँ पे वाइपर हो गया, कर सकते हैं यहाँ पे अफाइंग कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं स्केल वाइपर कर सकते हैं। यहाँ पे सा या कोबरा, करैत, अफिया, दोबैया, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जहरीले होते हैं। जहर और उनके उपयोग, जहरीले सांप शिकार को मारने और यहाँ पे बचाव के लिए जहर का उपयोग किया जाता है। यानी उसे मारने के लिए भी जहर का भी प्रयोग किया जाता है सांप के ही। कोबरा के जहर से दवा बनाई, एंटीवेनम बनाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पे है, जो कि आप कह सकते हैं कि पर्यावरण में भूमिका इनकी क्या होती है। सांप खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित करते हैं, जिसके किसान को लाभ होता है। ये पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। सांप की अगर बात करें, सांप पकड़ने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, तो कलबेलिया कहा जाता है, और इनके जहर को निकालकर दवाई बनाई जाती है। अब सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सांप को पकड़ने पर रोक भी लगा दिया है। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें गिलहरी से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उसके दांत काटने और कुतरने के लिए कारण हमेशा घिसते रहते हैं। गिलहरी, राइट आंसर जाएगा गिलहरी। सुअर नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, शेर नहीं होगा। राइट आंसर जितने भी लोग सोच रहे हैं गिलहरी होगा, एकदम सही होगा। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा क्लास के बाद तुरंत। करें कि अगर पहचान की बात करें, गिलहरी एक छोटा यहाँ पे फुर्तीला और यहाँ पे चपल स्तन पाई जीव है, जिसके शरीर पर हल्का भूरा रंग ग्रे होता है, यानी इस तरीके से पाहियाँ होती हैं उसके शरीर पे। नेक्स्ट करा, पीठ पर आमतौर पर 3 धारियाँ होती हैं, जिसकी लंबी झबरी मूछ इसकी प्रमुख पहचान होती है। अगर बात करें भोजन की, तो गिलहरी मुख्यतः शाकाहारी होती हैं। ये मेवे, बीज, फल, अन्न, फूल और कभी कभी कीड़े, यहाँ पे कीड़े भी खा जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि शाकाहारी कीड़े दिया है, तो आप मान सकते हैं कि कभी कभी तो ये भोजन को इकट्ठा करके छुपा कर रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे खा लें। ये इकट्ठा करके रखते हैं अपना भोजन। निवास की अगर बात किया जाए, गिलहरी आमतौर पर पेड़ों पर रहती हैं। पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती हैं, जिसे ड्रे कहा जाता है। कई बार छतों और अलमारियों पर, घरों के यहाँ पे कोनों में भी ये घोंसला बनाकर रहते हैं। व्यवहार की अगर बात करें, गिलहरियाँ बहुत ही चंचल और सतर्क होती हैं। जरा सी आहट पर ये तेज़ी से भाग जाती हैं। इनकी गति तेज होती है और ये अच्छी चढ़ाई और छलांग में भी फुर्तीले होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि इनके शत्रु जो है बिल्लियाँ हैं, चील हैं, सांप हैं और बड़े पक्षियाँ हैं। बचाव के लिए तेज दौड़ती हैं और पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 12वें प्रश्न की, तो 12 का हमारा कह रहा है किसकी आँख घूमती नहीं है, इसलिए वे दाएं बाएं देखने के लिए अपनी पूरा गर्दन घुमा लेते हैं। जैसे में पक्षियों के 2 आँखें जो होते हैं स्थिर होते हैं, ये घूमते नहीं हैं, इसलिए क्या करते हैं, देखने के लिए इधर उधर अपनी आँखों को, अपने मुंडी को घुमाते रहते हैं। अगर इनकी विशेषता के बारे में जान लेते हैं थोड़ी भी, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कह रहा है कि कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा अपने अंडे के साथ उसके सेता है, और बच्चे जब निकलते हैं तो वो घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं। तो ये जो है कोयल कभी भी घोंसला नहीं बनाती है, याद रखिएगा। ये कौवे के या फिर किसी अन्य पक्षी के घोंसले में अपना अंडा देती है, जिसके वो पालन पोषण करके बड़ा होते हैं, इसके बाद उड़ जाती है। सबसे चालाक यहाँ पे पक्षी है, जो कि अपना घोंसला नहीं बनाती हैं। अगर पक्षियों की विशेषता की बात करें, तो पक्षियों के शरीर का पंख जो होता है उड़ने में मदद करते हैं। अधिकतर पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ पक्षी जो होते हैं, जैसे कबूतर, मोर और यहाँ पे तोते, यहाँ पे उड़ते हैं, और कुछ यहाँ पे रेंगने के कार्य करते हैं। ठंडक की बात करें तो इस प्रकार से दिया गया, आप PDF में देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आवाज़ की बात करें, पक्षियाँ विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। ये आवाज़ें संचार क्षेत्र के लिए रक्षा और साथी को आकर्षित करने के लिए खतरे की चेतावनी देते हैं। अगर हम प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि पुराने मकान खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं, तो कबूतर, इतना याद रखिएगा। कबूतर से प्रश्न बनता है, तो कबूतर यहाँ पे पुराने मकानों और खंडहरों में अपना घर बनाते हैं। कह रहा है कि रंग और शरीर की बात करें, कबूतर का रंग सामान्यतः यहाँ पे धूसर, सफ़ेद और हल्का भूरे रंग का होता है। इसका शरीर मध्यम आकार का और यहाँ पे मजबूत होते हैं। दूसरा कह रहा है कि उड़ान की बात करें, तो कबूतर बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ान भर सकता है और तेज दूर तक उड़ सकता है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा यहाँ पे, कबूतर मुख्यतः बीज, अनाज, फल और छोटे कीड़े मकोड़े खाता है, जो कि शाकाहारी भी इसे माना जाता है।
नेक्स्ट करा है घोंसला। कबूतर यहाँ पे पेड़ों और छज्जों और भवनों की दीवारों में अपना घोंसला बनाता है, छोटे छोटे शाखाओं और पत्तियों के घोंसला बनाता है। यानी कह सकते हैं कि ये यहाँ इंसानों के घरों में भी रहना निवास करते हैं, यानी रहना पसंद करते हैं। 15 की अगर बात करें, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। तो शक्कर खोवा। शक्कर खोवा की विशेषता क्या है, यही देख लेते हैं। शक्कर खोवा की अगर बात करें, शक्कर खोवा एक छोटा स्तनधारी जीव है जिसे शक्कर खोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शक्कर मधुर रस पसंद करता है। शारीरिक की विशेषता की बात करें, शक्कर खोर के शरीर दोनों ओर से पतली झिल्ली होती है जो कि पेड़ों के बीच फ्लाइट या फिर कहते हैं फिसलते हुए उड़ने या फिर कहते हैं करने में मदद करती हैं। इसका रंग आमतौर पर भूरा होता है। आवास जीव मुख्यतः जंगलों और पेड़ों पर रहता है। पेड़ों के ऊपर ये छिप कर रहता है और दिन में सोता है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न करा है, किस भाषा में माँ की बड़ी बहन को यहाँ पे वलियम्मा कहा जाता है। तो मलयालम। इतना याद रखिएगा, मलयालम में बड़ी माँ को कहा जाता है यहाँ पे अबू अम्मा। कह रहा है कि बड़ी माँ की बहन को यहाँ पे मौसी को कहा जाता है वलियम्मा कहा जाता है। कहाँ और क्यों, तो ये जो है याद रखिएगा, भाषाओं की बोली जाती है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, खासकर यहाँ पे कह रहा है कि मलयम्मा जो है ये आपके केरल राज्य में बोली जाती हैं। बड़ी जो माँ है उनकी बहन को माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। और यहाँ कह रहा है मलयम्मा का मतलब होता है माँ की बड़ी बहन, जो कि परिवार में सम्मानित रिश्तेदार है। नेक्स्ट करा है कि बच्चों के भाषाई सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराया जाता है, जो कि अलग अलग भाषा बोलियां होती हैं। इससे वे समझते हैं भारत में हर क्षेत्र में रिश्तों के लिए अलग अलग नाम होते हैं। करा कि ये बच्चों में असहिष्णुता और विविधता को सम्मान बढ़ाने में मदद करता है, अलग अलग भाषाओं को सीखने में मदद करता है। अगर नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, करा किस भाषा में पिता को आबाले बोला जाता है। तो ये जो है हिंदी नहीं, कश्मीरी नहीं, उर्दू नहीं, लद्दाखी में बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही होगा। पिता को कहा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, लद्दाख में पिता को आबा कहने की विशेष प्रकार की है सांस्कृतिक सम्मान। आबा शब्द लद्दाखी संस्कृति से पिता के लिए आदर और सम्मान व्यक्त करता है। यह पारिवारिक संबंधों में गहराया जाता है। स्थानीय भाषा लद्दाख की मुख्य भाषा में लद्दाखी भाषा, यहाँ पे कह सकते हैं भोटिया भाषा में पिता को आबा कहा जाता है। यह भाषा तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। पारिवारिक भूमिका की अगर बात करें लद्दाख में की यहाँ पे परंपरागत समाज में पिता का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आबा शब्द इस भूमिका में सम्मानित यहाँ पे झलकता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक से कह रहा है कि संवाद और यहाँ पे अपनत्व। ये शब्द बच्चों और परिवार के बीच में स्नेह और अपनत्व की प्रतीक होते हैं, जो पारिवारिक यहाँ पे परिवारों में गहराई से जोड़ता है। पारंपरिक परिवारों में गहराई से जोड़ता है। 5वां अगर बात करी जाए तो भाषाई विविधता। लद्दाख में कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे आबा शब्द पिता के लिए खास तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि क्षेत्रीय भाषा की विशेषता होती है। अगर नेक्स्ट हम बात करें मधुबनी की, जहाँ से आपके एक प्रश्न बनते हैं हर वर्ष। कला मधुबनी जो होता है कला किससे संबंधित है। मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। याद रखिएगा बिहारी कला तो है, बिहार में है, लेकिन बिहारी कला से नहीं संबंधित है, मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ए भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा। इसकी विशेषता क्या है थोड़ी सी देख लेते हैं, आखिर है क्या ये मधुबनी है क्या। मधुबनी एक प्रसिद्ध लोक कला पेंटिंग शैली है जो भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले में होती है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा करा मधुबनी पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों और स्थानीय सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। इसमें फूल, पत्ते, जानवर, देवता और यहाँ पे मिथकीय कहानी के चित्र बनाए जाते हैं। यह पेंटिंग हाथों से बनाई जाती है, जिसमें बारीकी रेखाएं और यहाँ पे रंग भरे जाते हैं। अगर इतिहास की बात किया जाए तो मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत प्राचीन समय में हुई थी। यह कला मुख्यतः महिलाओं द्वारा घर की दीवारों और फर्श पर बनाई जाती है। इसे कागज, कपड़ों और यहाँ पे कैनवास पर भी बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे सीता देवी, यहाँ पे गोदावरी दत्त, भारती दयाल, यहाँ पे बुला देवी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मधुबनी कला क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा वेट लिफ्ट से नहीं होगा, शूटिंग से नहीं होगा, कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा। यहाँ पे मधुबनी कला से है। अगर हम 20वें प्रश्न की बात करें, करा किस पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं तब तक कि वे पानी तक न पहुंच पाएं। तो रेगिस्तानी ओक की बात किया गया है। रेगिस्तानी ओक की यहाँ पे खासियत ये है कि जितनी ऊपर पेड़ रहेगा उतनी ही गहरी इसकी जड़ें होती हैं, यानी 200 से 300 फीट यहाँ पे होती हैं, जो कि यहाँ पे रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी विशेषता के बारे में तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ें जो होती हैं गहरी होती हैं, लगभग यहाँ पे 200 से 300 फीट के अंदर होती है। इसकी गहरी जड़ों रेगिस्तानी ओक के लिए भी जान के लाभ में है।
यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ को सूखे और पानी खोजने में जीवित रहने में मदद करती है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें पर्यावरण को क्या फायदा होता है? तो उत्तर इसका है कि मिट्टी की रक्षा होती है और रेगिस्तानी क्षेत्र में जैव विविधता बनी रहती है। अगर प्रश्न आपका बनता है, इतनी गहरी जड़ें पेड़ की रेगिस्तानी सूखी और कठोर परिस्थिति में भी पानी खोजने में मदद करती है, इससे पेड़ लंबी अवधि तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। गहरी जड़ों की वजह से पेड़ रेगिस्तानी ओक की मिट्टी मजबूत होती है और हवा में मिट्टी यहाँ पे उड़ने से बचाती है। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न की बात करें, कौन सा त्यौहार असम में चावल की नई फसल के काटने पर होती है? तो बिहू। ओणम नहीं होगा, मकर संक्रांति नहीं होगा, यहाँ पे कोई नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिहू, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर हम इसके बारे में विशेषता की बात करें तो बिहू कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न आपके बनेंगे। मुख्यतः 3 बार मनाया जाता है, याद रखिएगा, लेकिन पूछता है एक ही बार है, 3 बार मनाया जाता है। यहाँ पे रंगाली बिहू पहला है, रंगाली बिहू ये कब मनाया जाता है? अप्रैल महीने में नया साल और कृषि मौसम की शुरुआत के दिन मनाया जाता है। यहाँ पे माघी बिहू की अगर बात करें तो माघी बिहू की बात करें तो जनवरी के महीने में फसल की कटाई के बाद धन्यवाद के रूप में दिया जाता है। यहाँ पे काती बिहू की बात करें, अक्टूबर नवंबर में खेती के दौरान फसलों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। बिहू क्या है? बिहू असम का एक प्राचीन यहाँ पे प्रमुख पारंपरिक और सांस्कृतिक त्यौहार है। यह त्यौहार असम के लोग जीवन में कृषि की नई शुरुआत और यहाँ पे खुशियों के प्रतीक में मनाते हैं। ये है आपके बिहू त्यौहार की खासियत। बिहू त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो आपने देख लिया है। यहाँ पे बिहू त्यौहार क्या है? ये लोक पारंपरिक पोशाक है, खास तरह के नृत्य, यहाँ पे बिहू नृत्य के गीत गाए जाते हैं, सामाजिक मेलजोल और खुशियों के आदान प्रदान यानी में मिल कर लोग कार्य करते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए, असम में घास और बांस से बना घर को क्या कहा जाता है? तो भेला घर कहा जाता है। घास और बांस से बने घर को क्या कहा जाता है? भेला घर कहा जाता है। अगर इसकी विशेषता की अगर बात करें, भेला घर क्या है? असम में भेला घर की बात करें तो परिचय की बात करें तो भेला घर असम के पारंपरिक ग्रामीण घर होते हैं, ग्रामीण होते हैं, याद रखिएगा, ग्राम में बनाए जाते हैं, यानी जो आपके गांव एरिया है उसमें स्थानीय जलवायु और यहाँ पे जीवन शैली के अनुसार बनाए जाते हैं। निर्माण सामग्री के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? तो भेला घर के लिए मुख्य लकड़ी होती है, बांस होती हैं और पत्तियां के द्वारा इसे बनाया जाता है। छत के लिए आमतौर पर ताड़ के तिनके का उपयोग किया जाता है, जिससे यहाँ पे ठंडा रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा यहाँ पे देखिए आकार और संचालन की बात करें तो भेला घर यहाँ पे अक्सर ऊंचे खम्भों पर बनाए जाते हैं ताकि पानी बाढ़ के समय ना 11 से यहाँ पे 12 फुट के अंदर पे 8 से यहाँ पे 11 या फिर 8 से ऊपर यानी 11 से 12 फुट की ये होते हैं। ये घर के छोटे साधारण होते हैं, याद रखिएगा, ये घर छोटे और साधारण होते हैं, परिवार की जरूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। जलवायु की बात किया जाए तो ये अनुकूल होते हैं, जलवायु के अनुकूल होते हैं। असम क्षेत्र वर्षा प्रचुर होता है, याद रखिएगा, असम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए भेला घर की छतें जो होते हैं ढालू और मजबूत होते हैं। ऊंचे स्तंभ बारिश के पानी के घर को सुरक्षित रखते हैं। बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहा जाता है? तो उरुका कहा जाता है, उरुका कहा जाता है। बिहू जो त्यौहार है उसके पहले दिन जो शाम होता है उसे क्या कहा, पहले दिन की शाम को क्या कहा जाता है? तो उरुका कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 24वें प्रश्न पे, बोरा व चेरा चावल के 2 प्रकार हैं जो कि पकने के बाद यहाँ पे चिपचिपे हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो ये यहाँ पे कहाँ पे खाया जाता है? तो ये असम में खाया जाता है, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, तमिलनाडु में नहीं होगा, मणिपुर में नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे तीसरा, असम के साथ जाएगा। अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, तो विशेषता में बताया गया है बोरा चावल के बारे में, ये कहाँ उगाया जाता है? तो असम और पूर्वोत्तर भारत में नमी के क्षेत्रों में पाया जाता है। विशेषता है बोरा चावल की जो दाने होती हैं बड़ी और मोटी होती हैं, ये चावल जल्दी पकते हैं, इसका स्वाद मीठा होता है। बोरा चावल की खेती मुख्यतः वर्षा आश्रित रैन क्षेत्रों में होती है, ये असम में पारंपरिक खेती का हिस्सा होता है। यहाँ पे चेवा चावल की अगर विशेषता की बात करें, कहाँ उगाया जाता है? तो असम के पहाड़ी इलाकों में मनाया जाता है, जहाँ यहाँ पे डूब वाले इलाके होते हैं। विशेषता क्या है? चेवा चावल के दाने पतले और हल्के होते हैं, ये चावल सूखे और पहाड़ी इलाकों में के लिए उपयोगी होते हैं। चेवा चावल का स्वाद जो होता है अच्छा होता है और ये आसानी से पच भी जाता है। आप लोगों ने चेवा और यहाँ पे इसकी विशेषता देख लिया। अब हम बात करें विशेषता, चेवा चावल के दाने पतले, ये तो आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, किस महीने में प्याज को उगाने का काम शुरू किया जाता है? तो जुलाई में। राइट आंसर होगा जुलाई में, अगस्त नहीं होगा, जनवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा। राइट आंसर आपका जाएगा, प्याज की खेती जो होती है जुलाई में यहाँ पे होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्याज की विशेषता की बात करें, प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी है जो लगभग हर भारतीय परिवार में इस्तेमाल होता है। ये फसल ठंडी और मध्य जलवायु में अच्छी होती है। प्याज की जड़ें तने के रूप में लंबे यहाँ पे गट्ठा के रूप में विकसित होती हैं जो खाने के हिस्से होते हैं। यहाँ कह रहा है गुच्छे और पत्तियाँ की बात करें, प्याज की पत्तियाँ जो होती हैं लंबी, पतली और हरी होती हैं। यह पौधा जमीन के नीचे बल्ब बनाता है
और यहाँ पे कह रहा है भोजन को उपयोगी बनाता है। पौधा जमीन के नीचे बल्ब बनाता है जो भोजन के लिए उपयोगी माना जाता है। आवश्यकता क्या है? प्याज को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पसंद किया जाता है। इससे पानी की सही मात्रा की ज़रूरत होती है, न कि कम। यानी प्याज को पानी हमेशा देना ही पड़ता है आपको। प्याज की अगर बुआई की बात करें तो ये जो होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। इसे ठंडी ऋतु के शुरुआती महीने में बोया जाता है ताकि फसल ठंडा मौसम में पाकर अच्छी तरीके से हो सके। कुछ क्षेत्रों में प्याज की बुआई फरवरी मार्च तक होती है, यानी गर्मी तक होती है। अगर कहाँ हल को रेगे कहा जाता है। पहला यहाँ याद रखिएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु नहीं होगा, असम नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा कर्नाटक के साथ जाएगा। अगर इसकी बात करें विशेषता की तो यहाँ पे देखिए कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेती जोतने के लिए किया जाता है। विभिन्न राज्यों में भाषाओं को हल के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है। कर्नाटक ग्रामीण में हल को क्या कहा जाता है? कुरेगे कहा जाता है। याद रखिएगा कहाँ को, यहाँ पे कर्नाटक में। बच्चों को भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के परिचय कराना, कृषि उपकरणों के विभिन्न नाम के लिए इनको बताना चाहिए ताकि वो जान सके किसका क्या नाम है। अगर 27वें की बात किया जाए तो कुछ पौधे बिना बोए खेतों में आ जाते हैं, इसे खरपतवार कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ से एक प्रश्न बना था आपका, खरपतवार हो जाते हैं। अगर 28वें प्रश्न की बात करें तो अगर प्याज अगर डैश को समय से न खोदा जाए तो वो जमीन के अंदर ही सड़ जाता है। जैसे प्याज, गाजर तो होगा नहीं, चुकंदर नहीं होगा, तापिको नहीं होगा, या फिर राइट आंसर जाएगा प्याज। ये सड़ जाता है अंदर क्योंकि एक भी पानी पाएगा सूखने के बाद तो ये सड़ जाता है। भारतीय पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो ये आप लोगों को पता है अहमदाबाद में है। मुंबई में नहीं, दिल्ली में नहीं, चेन्नई में नहीं, आपके अहमदाबाद में है। अगर हम 30वें प्रश्न की अगर बात करें जो कि आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला विष्णु गुप्ता, विष्णु यादव, विष्णु शर्मा, विष्णु मोदी। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर आप लोगों ने के लिए क्लास जो बनाई गई थी कितना बेहतरीन आप लोगों को लगा। एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए मैराथन की, क्योंकि ये क्लास बनाने में थोड़ी सी टाइम लगी है, 2 दिन आप लोगों को क्लास नहीं चल पाई है इसी कारण। तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए, मैराथन के रूप में इसी प्रकार चलाई जाए या फिर प्रश्न ही चलाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में ताकि अधिक से लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। कुछ समय बाद आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।